नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज किस किस की क्लास लगाने वाला हूं, कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। मोदी योगी सब हैरान, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ये जो नया नया गठबंधन बना है इंडिया, उसमें तूफान लाएगा क्या? राहुल फिर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लड्डू बीजेपी के मन में क्यों फूट रहा है? इधर राहुल की वापसी हुई, उधर केजरीवाल की कैसे घनघोर बेइज्जती हो गई, आज इसका चैप्टर भी है। इसके अलावा नूह के दंगाइयों पर योगी आदित्यनाथ वाला चाबुक कैसे चल गया, वो दिखाऊंगा। नूह की हिंसा का पाकिस्तान से क्या कनेक्शन निकला। फिर बात होगी बागेश्वर बाबा की। क्या बागेश्वर बाबा कांग्रेस को जिताने चुनाव में उतर गए हैं? बीजेपी देखती रह गई, बागेश्वर बाबा ने कांग्रेस की अर्जी लगा दी है क्या? आज ये इंपॉर्टेंट चैप्टर देखिएगा। और उसके बाद आपसे जुड़ा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, बार बार लिफ्ट गिरने के हादसे क्यों हो रहे हैं, आपको शॉक लगेगा यह खबर देखकर। दफ्तर में, घर में, मॉल में, कहीं भी लिफ्ट में चढ़ने से पहले आज ये चैप्टर जरूर देख लीजिएगा। लिफ्ट गिरे तो क्या करना है, लिफ्ट में फंसे तो क्या करना है, जिंदगी बचाने वाली जानकारी भी दूंगा। फिर बात होगी अक्षय कुमार की फिल्म ओ माई गॉड 2 पर हिंदू रक्षक कैंची कैसे चल गई है। अक्षय की फिल्म से हिंदू विरोधी सीन हटाए गए हैं क्या? और आखिर में 100 मीटर की दौड़ में सबसे स्लो रनर का रिकॉर्ड क्यों बना? लेकिन पाठशाला में पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। ज्ञानवापी पर एएसआई का सर्वे जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज सर्वे पर रोक लगाने के लिए दाखिल की गई मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो हर चीज में दखल नहीं दे सकते। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज सुबह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे शुरू कर दिया है। वाराणसी कोर्ट ने एएसआई को सर्वे पूरा करने के लिए जो समय दिया गया था उसमें 4 हफ्ते का और इजाफा कर दिया है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले के केस में मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सितंबर के दूसरे हफ्ते में नियमित जमानत की याचिका पर सुनवाई की जाएगी। उत्तराखंड के पौड़ी में आज पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी की बहनों की मुलाकात हुई। पीएम मोदी की बहन बसंती बेन अपने परिवार के साथ नीलकंठ महादेव के मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची। इस दौरान उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहन शशि देवी जी से मुलाकात की, जिनकी मंदिर परिसर में चाय की दुकान। दोनों एक दूसरे से गले मिलती हुई नजर आई। कोलकाता के बेहाला में आज सुबह हुए सड़क हादसे में बच्चे की मौत के बाद बवाल हो गया। हादसे से गुस्साई भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ की, गाड़ियों में आग लगा दी। भीड़ को बेकाबू होता देख पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पार कर रहे पिता और बेटे को टक्कर मारी, जिसमें बच्चे की मौत हो गई और उसके पिता गंभीर रूप से घायल। पुणे से आतंकी को पकड़े जाने का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। किस तरह एक अकेले पुलिस वाले ने भागने की कोशिश कर रहे आतंकी को धर दबोचा। बताया जा रहा है कि पुलिस को बाइक चोर गैंग की मौजूदगी का इनपुट मिला था। बदमाशों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया था। इस दौरान पुलिस का सामना आतंकी से हो गया। जब पकड़े गए आतंकी से पूछताछ की गई तो पता चला कि वो जयपुर ब्लास्ट के मामले में 1.5 साल से फरार चल रहा आतंकी मोहम्मद यूनुस साकी है, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा कि कैसे मोदी योगी सब हैरान हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंडिया में तूफान लाएगा? राहुल फिर चुनाव लड़ेंगे, लड्डू बीजेपी के मन में क्यों फूट रहा है? और इधर राहुल की वापसी हुई और उधर केजरीवाल की घनघोर बेइज्जती कैसे हुई? सबसे पहले इसका चैप्टर। – 2024 के चुनाव को लेकर हर पार्टी हाथ पांव मार रही, लेकिन आज वो बड़ी खबर आई जिसका इंपैक्ट विपक्ष के नए नवेले गठबंधन इंडिया पर तो पड़ेगा ही, साथ ही बीजेपी पर भी पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट से वो फैसला आया जिसके लिए वो फेमस लाइन नहीं है कि जो मीम्स में डलती है कि हालात बदल दिया, जज्बात बदल दिया, वो वाली लाइन फिट बैठती है। सारे नेता और पार्टी 2024 के चुनावी गेम में तो मौजूद थे, लेकिन राहुल गांधी का तो गेम ही ओवर हो चुका था। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन्हें नई लाइफलाइन मिल गई। आज आपको इस लाइफलाइन का इंपैक्ट समझाऊंगा, इसके साइड इफेक्ट भी बताऊंगा। लेकिन आप ये देखिए कि विपक्ष के अंदर कितने टकराव हैं, ये तो सब जानते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी से लड़ने के नाम पर विपक्ष अपने टकराव को दिखाने से अब तक बच रहा था।
और यह दिखा रहा था कि नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने के लिए वो एकजुट है। ये एकजुटता अभी तक तो दिख रही है, लेकिन आगे कितनी दिखेगी इस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा यह जा सकता है कि अब तो इंडिया गठबंधन में भयंकर लड़ाई छिड़ने और तूफान आने के आसार है, क्योंकि राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे लग गया है और कांग्रेस इस पर इस तरह से रिएक्ट कर रही है कि जैसे राहुल गांधी को तो आप कोई रोक ही नहीं सकता बॉस। और 2024 में नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी होना तय है, यह माहौल बनाना शुरू हो गया। लेकिन कांग्रेस का ऐसा जोश विपक्षी गठबंधन के दूसरे दलों को बेचैन कर रहा होगा, क्योंकि अभी तक विपक्षी गठबंधन में लीडरशिप की लड़ाई इसलिए नहीं दिख रही थी क्योंकि कांग्रेस खुद बैकफुट पर थी और सरेंडर मोड में चल रही थी। क्योंकि भाई कांग्रेस में यह था कि भाई अब राहुल गांधी तो चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे तो फिर क्या करना है, फिर छोड़ो, फिर तो क्या है, छोड़ो। कांग्रेस कह रही थी कि भाई हम तो जो है वो इस पूरे मामले में बैकफुट पर है, हमको कोई दिक्कत नहीं, कोई नेता हो, कोई चेहरा हो, हम पीछे रहेंगे। लेकिन अब स्थितियां बदलेंगी। अब जब राहुल गांधी को राहत मिल गई और कांग्रेस राहुल गांधी को 2024 के लिए चमकाने में फिर से लग गई, तो फिर नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और केजरीवाल जैसे नेताओं का क्या होगा जो 2024 के लिए विपक्ष की रेस में। राहुल गांधी को मिली लाइफलाइन का इंडिया गठबंधन के लिए क्या साइड इफेक्ट है, इसका पहला उदाहरण भी आज आ गया। कैसे राहुल पर फैसला आया और उधर केजरीवाल की बेइज्जती हुई, यह आगे बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते कैसे पूरी कांग्रेस मानो नए जोश में भर गई। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से यह तस्वीर पोस्ट की गई। इसमें राहुल गांधी की तस्वीर लगाकर लिखा गया कि यह इंडिया की जीत है। इसी तरह जब राहुल गांधी आज कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे तो पार्टी नेताओं ने उन्हें घेर लिया। राहुल गांधी का जबरदस्त स्वागत हुआ। पार्टी दफ्तर के अंदर तालियां बजने लगी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी का स्वागत किया, उन्हें मिठाई खिलाई गई, गुलदस्ता देकर स्वागत हुआ। कांग्रेस नेताओं का जोश इतना हाई था कि वो राहुल गांधी को शेर, तूफान, आंधी सब बताने लग गए। मतलब ऐसा लगा कि जैसे पीएम ही बन गए राहुल गांधी। सुनिए क्या बोल रहे हैं, फिर आगे की बात बताता हूं। हम बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि शेर फिर से सदन में दहाड़ेगा। फिर से चलेगी सवालों की आंधी जब संसद में लौटेंगे राहुल गांधी। न संघर्ष न तकलीफ, मजा क्या है जीने में। बड़ा बड़ा तूफान थम जाएगी जब आग लगी हो सीने में। बड़ा बड़ा तूफान थम जाएगी, लेकिन सवाल तो यह है कि अभी बड़ा बड़ा तूफान आने वाली है क्या। कांग्रेस का यही जोश विपक्ष की दूसरी पार्टियों को डरा रहा होगा। वो भले बधाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बेचैन हो। राहुल गांधी पर आए फैसले के बाद विपक्ष के कई नेताओं ने उन्हें बधाई दी, जैसे अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। इससे लोगों का भारत के लोकतंत्र और न्यायिक सिस्टम पर भरोसा बढ़ेगा। राहुल गांधी और वायनाड के लोगों को बधाई। ममता बनर्जी ने भी ट्वीट किया। राहुल गांधी पर आए फैसले से खुशी हुई, इससे इंडिया गठबंधन के देश के लिए लड़ने के संकल्प को मजबूती मिलेगी। यह न्याय की जीत है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी जी की सजा पर रोक लगाकर भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका में लोगों की आस्था को बढ़ा दिया है। भाजपा की नकारात्मक राजनीति का अहंकारी ध्वज आज उनके नैतिक अवसान के शोक में झुक जाना चाहिए। अब आप कमाल की बात देखिए, यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का उन राहुल गांधी के ऊपर आया जो राहुल गांधी विदेश में जाकर बताकर आए थे कि इंडिया में तो सब खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया, जुडिशरी खत्म, मीडिया खत्म, सारा सिस्टम, चुनाव आयोग खत्म, सब खत्म हो गया। और जैसे ही राहुल गांधी के पक्ष में फैसला आया, लोकतंत्र भी जिंदा हो गया, जुडिशरी पे विश्वास भी वापस आ गया, सब हो गया। अच्छा, ये लोग बधाई तो दे रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बेचैनी भी होगी कि बॉस पीएम की कुर्सी की दौड़ में एक प्लेयर और आ गया। अब क्या? ऊपर से राहुल गांधी जिस फुल कॉन्फिडेंस में थे, उससे अब आगे क्या ही होगा, यह भी सवाल है। जिस इंडिया को बनाया गया उसकी लीडरशिप राहुल गांधी के पास ना आ जाए और विपक्ष के बाकी नेता किनारे लग जाएं, क्योंकि राहुल गांधी पर फैसले के बाद उनके ही लोग उन तक नहीं पहुंच पा रहे। आप तस्वीर देखिए, आज ये तस्वीर आई। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को देखिए, वो बेचारी पीछे ही रह गई। वो धक्का देके कोशिश कर रही कि कैसे राहुल जी तक पहुंचे, उनको बधाई दें। वो बेचारी सुप्रिया श्रीनेत को आगे ही नहीं जाने दिया जा रहा है। अलका लांबा कांग्रेस की नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो भी बेचारी प्रयास कर रही कि राहुल जी तक पहुंच जाएं, राहुल जी तक पहुंच जाएं, पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है।
अब बेचारी सुप्रिया श्रीनाथ प्रयास करती रही। इस वीडियो में कई एंगल से दिखता है, इधर से उधर से बेचारी धक्का देके अंदर घुसने का प्रयास कर रही है, लेकिन वो राहुल गांधी तक ही नहीं पहुंच पा रही है। अब बाद में पहुंची होंगी तो पहुंची होंगे, बाद में बेचारी कितना अच्छा बाइट भी दी कि शेर लौट आया है दहाड़ने के लिए, लेकिन वो शेर तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। ये तो अपने लोगों का हाल है। अब ये तस्वीर देखकर विपक्ष के लोग सोचेंगे कि जब अपनों का ये हाल है, अभी नया नया जोश इतना तेज मार दिया है कि लोग अपने नहीं पहुंच पा रहे, बाकी का क्या ही होगा। पॉलिटिक्स में देखिए बहुत सी बातें तस्वीरों से साफ होती हैं, लेकिन कई बार आपको इशारों को भी समझना पड़ता है। अब आप देखिए कि कैसे राहुल गांधी पर फैसला आया और मानो कांग्रेस के तेवर ही बदल गए। इसका एक उदाहरण देता हूं आज आपको, कैसे इधर राहुल गांधी पर फैसला आया और उधर केजरीवाल की बेइज्जती हो गई। जरा ये देखिए, आज केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक ट्वीट किया कि कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव कर्नाटक में कांग्रेस के नम्मा क्लिनिक, जो यहां के मोहल्ला, दिल्ली वाले मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर है जैसा उनका दावा है, उसको बेहतर बनाने के लिए दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक को देखने आए। फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक को देखने आए। केजरीवाल ने कहा कि वो उनका स्वागत करते हैं। केजरीवाल ने कहा कि हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए, दिल्ली भी कर्नाटक सरकार के अच्छे कामों से सीखेगी। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक देखने के कुछ ही घंटे के बाद कर्नाटक सरकार के मंत्री दिनेश गुंडूराव ने ट्वीट किया कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक को देखने गया था, वहां पर मुश्किल से कुछ ही लोग थे। कर्नाटक के क्लिनिक में तो ज्यादा सुविधा है, मरीजों को तुरंत टेस्ट के लिए लैब मौजूद है। गुंडूराव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि लगता है कि मोहल्ला क्लिनिक ओवर हाइप्ड है, मतलब ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के बता दिए, वैसा कुछ है नहीं। और लास्ट में लिखे कि वो बहुत निराश होकर लौटे। तो इधर केजरीवाल जो हैं, उनके मंत्री जो हैं, वो ताली ठोक रहे थे कि देखिए देखिए ये कर्नाटक वाला कांग्रेस सरकार का स्वास्थ्य मंत्री हमारा मोहल्ला क्लिनिक देखने आया, हम लोग एक दूसरे से सीखेंगे। वो भाई साहब ने कुछ घंटे बाद कह दिया गया बेकार मोहल्ला क्लिनिक, क्या है इसमें जी, ऐसा तो कुछ नहीं है, ओवर हाइप है। मतलब घनघोर बेइज्जती हो गई केजरीवाल सरकार की। लेकिन इसमें राहुल गांधी के फैसले का एंगल भी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। दिनेश गुंडूराव ने जैसे ये कहा कि केजरीवाल के लोग और आम आदमी पार्टी उनके और कांग्रेस के पीछे पड़ गई और कहने लगी कि गुंडूराव पहले तो तारीफ कर रहे थे लेकिन बाद में पलट गए, और वो सही कह रहे हैं। पहले सुनिए कि क्या गुंडूराव ने कहा था और बाद में क्या कहा, फिर आपको इसका राहुल गांधी पर आए फैसले से कनेक्शन समझाता हूं। Every state has got something good to learn from, and I wanted to see the Mohalla clinic because we have also got something similar in Karnataka also. We call it Namma clinic, and I wanted to see how we can improve our system, learn from this system. मैं बोला हूं ना, उतना जो बोल रहे थे उतना खास तो कुछ नहीं है उधर, तो ठीक है, ऐसा हमारे स्टेट में भी है। और उतना भीड़ भी नहीं था, उतने लोग भी नहीं थे, और इट्स नॉट अ गेम चेंजर, इट इज आई एम नॉट सेइंग इट इज बैड, बट इट्स नॉट लाइक द वे इट इज मेड आउट टू बी। तो दिन में जो कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे थे कि भाई हम आए हैं देखने के लिए मोहल्ला क्लिनिक, वो शाम होते होते पलट गए। अच्छा, शाम में तो बाइट आई, ट्वीट तो दिन ही में कर दिया था कि बहुत हल्ला करते हैं मोहल्ला क्लिनिक, वैसा तो कुछ नहीं दिखा हमको। एकदम ही निराशा हो गई, मुंह उतर गया केजरीवाल सरकार के मंत्री का और लोगों का, ये बॉस ही क्या, दिन में तारीफ किए शाम में पलट गए। लेकिन अब मैं आपको समझाता हूं जो मैं आपसे कह रहा था कि राहुल गांधी पे जो फैसला आया वो कैसे इंडिया में तूफान लाने वाला है। इसके लिए आपको कर्नाटक के जो ये मंत्री हैं उनके बयानों की टाइमिंग देखनी चाहिए। देखिए क्या हुआ। केजरीवाल का मोहल्ला क्लिनिक, इसी को देखने आए थे और इसी के बारे में बात कर रहे थे, मोहल्ला क्लिनिक, ठीक है। अब जरा देखिए टाइमिंग, आपको पता चल जाएगा कैसे राजनीति में करवट आनी शुरू हो गई। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री देखने गए कब मोहल्ला क्लिनिक को, करीब करीब दोपहर 12:15 बजे। बोले कि ठीक है देख के आते हैं। ये देखने के विजुअल जो है वो 12:15 बजे के आसपास के आए। फिर उन्होंने जो वो तारीफ वाली बाइट दी, वो बाइट दी करीब 1 बजे, 1 बजे तारीफ वाली बाइट दी।
फिर जो उन्होंने बुराई वाला ट्वीट किया, वो बुराई वाला ट्वीट किया 2:56 पर 2:56 PM पर। अब आप कहेंगे 1 बजे तारीफ कर रहे थे कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की, 2:56 में वो मोहल्ला क्लिनिक को बोला बेकार। बट ये 1 घंटा 56 मिनट के बीच ऐसा क्या हुआ कि उनका बदल गया मामला? इसके बीच में आया राहुल गांधी पर फैसला। राहुल पर फैसला आया, ये फैसला जो आया वो करीब 1:30 बजे के करीब आया, 1:20 1:30 के बीच में आया। अब आप समझ जाइए पूरी कहानी। 12:15 बजे कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक देखते हैं, 1 बजे मीडिया के सामने उसकी तारीफ करते हैं, 1 बजे के आसपास 2:56 में ट्वीट कर देते हैं कि भैया एकदम बहुत ओवर हाइप्ड है, हम तो निराश होकर लौटे, मजा नहीं आया। और इस बीच 1:20 1:30 बजे के करीब राहुल गांधी पर फैसला आ गया, यानी राहुल गांधी पर फैसला आया और यह तारीफ जो है वो बुराई में कन्वर्ट हो गई। और ये तो अभी शुरुआत हुई है बॉस, फैसला आने के 1 घंटे के अंदर ये हो गया। अभी तो राहुल गांधी जैसे जैसे पिकअप पकड़ेंगे तब देखिए क्या क्या होगा। विपक्ष में इसी टकराव की बात कल अमित शाह ने लोकसभा में की थी। दिल्ली सर्विसेज बिल पर बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अगर बिल पास हो गया तो केजरीवाल विपक्ष के अलायंस को छोड़ देंगे। एक बार सुनिए अमित शाह ने कल क्या भविष्यवाणी की थी। मेरी अपील है विपक्ष के सदस्यों को कि आप दिल्ली की सोचिए, अलायंस की मत सोचिए। अलायंस से फायदा नहीं होने वाला है। अलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और वैसे भी मैं बता देता हूं विशेषकर कांग्रेस पार्टी वालों को कि ये बिल पारित होने के बाद वो अलायंस में आपके साथ आने वाले नहीं है। तो जो सच है वो करिए। यानी विपक्षी गठबंधन में कब कौन कहां भाग जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। इतना ही नहीं, विपक्षी गठबंधन ने जो अपना नया नाम इंडिया रखा है वो नाम भी अब कानूनी मुसीबत में पड़ रहा है, क्योंकि आज इंडिया नाम का इस्तेमाल करने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने विपक्ष की 26 पार्टियों को नोटिस जारी कर दिया। हाईकोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने 26 विपक्षी पार्टियों और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है और इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 31 अक्टूबर तय की है। हाईकोर्ट इस मामले में जिस अर्जी की सुनवाई कर रहा है उस अर्जी में कहा गया है कि विपक्ष अपने स्वार्थ के लिए इंडिया नाम का इस्तेमाल कर रहा है और यह 2024 के लिए निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि विपक्ष के नेता इंडिया का नाम लेकर जनता में भ्रम फैला रहे हैं। अर्जी में यह भी कहा गया है कि द एम्बलेम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 के सेक्शन 2 और सेक्शन 3 के तहत इंडिया नाम का इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता। यानी इंडिया वाला नाम गठबंधन का वो भी मुसीबत में फंस गया है और अब नोटिस जारी हो गया है। यानी विपक्षी गठबंधन इंडिया की कई टेंशनें हैं। इसमें नई टेंशन राहुल गांधी की एंट्री से जुड़ गई है, क्योंकि राहुल गांधी का रास्ता क्लियर होता दिखा है। मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा के फैसले पर फिलहाल के लिए रोक लगाई है, फिलहाल के लिए। लेकिन जोश इतना हाई है कि जैसे परमानेंट मामला सेट हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(3) के लागू होने से न केवल याचिकाकर्ता के अधिकार प्रभावित होते हैं, बल्कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के अधिकार भी प्रभावित होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत को अधिकतम 2 साल की सजा देने की वजह अपने आदेश में बतानी चाहिए थी। गुजरात हाईकोर्ट ने भी इस पहलू पर विचार नहीं किया। 2 साल की सजा की वजह से ही जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(3) के प्रावधान लागू हुए और राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई। अगर यह सजा 1 दिन भी कम होती तो यह नियम लागू नहीं होता। कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनते हुए यह फैसला दिया कि इस मामले में अंतिम फैसला सुनाए जाने तक राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई जा रही है। लेकिन कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड भी देखिए। अगर किसी कोर्ट से राहुल गांधी को सजा देने वाला फैसला आता है तो लोकतंत्र, संविधान सब खतरे में आ जाता है। राहुल गांधी विदेश में जाके बताते हैं कि बॉस इंडिया में कुछ बचा नहीं, आप लोग कर क्या रहे हैं। और जब कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिल जाती है तो कांग्रेस के नेता कहने लगते हैं कि संविधान और लोकतंत्र की जीत हुई है। यानी फैसला पक्ष में आए तो सब सही, फैसला विरोध में आए तो सब गलत। सुनिए एक बार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, फिर आगे की बात। आज बड़ा खुशी का दिन हमको लगा।
कि डेमोक्रेसी की जीत हो गई, संविधान की जीत हो गई, सत्यमेव जयते जो हमारा नेशनल सिंबल के नीचे लिखा हुआ रहता है वो उसका जीत आज हुआ है। इसलिए हम सारे लोग खुश हैं। अभी संविधान जिंदा है, बाकी है और न्याय मिल सकता है, ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। संविधान, लोकतंत्र और भारत के आम लोगों की ये जीत हो गई है। सिर्फ राहुल गांधी जी का जीत नहीं है, सारे भारत के जनता की जीत है और डेमोक्रेसी की जीत है और संविधान के उसूलों की जीत है। इसीलिए एक बहुत बड़ा फायदा देश के लोगों को हुआ है। अब आज डेमोक्रेसी की जीत हो गई। कुछ वक्त पहले तक विदेश में जाकर बता रहे थे कि डेमोक्रेसी बची नहीं, जो बचा ही नहीं वो जीत कैसे गया। यही बात लोगों को समझ में नहीं आती कि अपने फायदे के हिसाब से आप देश को क्यों बदनाम करते हैं कि जब मन आया डेमोक्रेसी को मार दिया, जब मन आया डेमोक्रेसी को जिता दिया। यहां समझने वाली बात यह है कि राहुल गांधी की सजा रद्द नहीं हुई है, उनकी सजा पर अभी तो रोक लगी है। यह एक अंतरिम राहत है और अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को नसीहत भी दी है। यह भी नहीं कहा कि आप जो कह रहे हैं कि भाई हमने तो कुछ गलत नहीं किया, वैसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी का लहजा सही नहीं था और पब्लिक लाइफ में किसी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से कुछ बोलने से पहले सावधानी की उम्मीद की जाती है। अब भले ही राहुल गांधी और कांग्रेस कुछ भी कहते रहे, भले ही वो जश्न मनाते रहे, लेकिन सच्चाई यही है कि राहुल गांधी को कोई क्लीन चिट नहीं मिली है। इनफैक्ट कोर्ट तो कह रहा है कि सोच समझ के बोलना चाहिए था। इसलिए राहुल गांधी भी इस फैसले पर ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब कांग्रेस का पूरा जोर इस बात पर है कि तुरंत राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता वापस मिल जाए, तुरंत राहुल गांधी लोकसभा पहुंच जाएं। कांग्रेस की चिंता इस बात की है कि मौजूदा सत्र में 5 दिन बचे हैं, 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त और 11 अगस्त। अविश्वास प्रस्ताव पर जो लोकसभा में चर्चा होनी है वो 8, 9 और 10 अगस्त को होनी है। 10 अगस्त को पीएम बोलेंगे। 11 अगस्त को मणिपुर पर चर्चा होनी है जो राज्यसभा में होनी है, उसमें तो राज्यसभा में वैसे ही राहुल गांधी नहीं होंगे। राहुल गांधी को अगर सदन में बोलना है तो 9 अगस्त तक लोकसभा सचिवालय से अपनी सदस्यता बहाल करवा लेनी होगी, क्योंकि 10 अगस्त को पीएम बोलेंगे और 11 अगस्त को राज्यसभा में मणिपुर पर चर्चा होगी जहां राहुल सदस्य नहीं। अब कांग्रेस चाहती है कि जल्द से जल्द राहुल गांधी की सदस्यता वापस मिल जाए, जिससे वो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष के लिए माहौल बना सके। एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनिए, पर क्या यह संभव है ये बताता हूं उसके बाद। राहुल गांधी जी को हटाने में, डिस्क्वालीफाई करने में सिर्फ 24 घंटे में सब कुछ हुआ। अब देखेंगे अब कितने घंटे में उनको रीइंस्टेट करते हैं। शायद रात में वो रीइंस्टेट करते हैं, क्या अभी करते हैं, कितना वक्त लेते हैं, हमको अब देखना चाहिए। हम देखेंगे और इंतजार करेंगे। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि कितनी जल्दी राहुल गांधी की सदस्यता आती है इस पर देखें। भाई एक तो पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी अंतरिम राहत दी, क्या ऐसे में राहुल गांधी सदस्यता बहाल करने की मांग कर सकते हैं? दूसरी बात, राहुल गांधी की सदस्यता कब बहाल होगी यह अभी नहीं कह सकते, क्योंकि आप लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल का केस देखिए, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। उनको सजा हुई थी 11 जनवरी 2023 को हत्या की कोशिश के मामले। अयोग्यता का नोटिफिकेशन आया था 13 जनवरी 2023 को। 25 जनवरी केरल हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाई थी और 29 मार्च को सदस्यता बहाल हुई थी, यानी 2 महीने लग गए थे सदस्यता बहाल होने।
नियम के मुताबिक सदस्यता बहाल करने का कोई तय समय सीमा नहीं है। ऐसा नहीं कि सजा पर रोक लगाने या सजा के रद्द होने के तुरंत बाद सदस्यता बहाल कर ही दी जाती। इसलिए राहुल गांधी की सदस्यता कब बहाल होगी ये अभी साफ नहीं। हो सकता है ये अभी हो जाए, हो सकता है कल हो जाए, हो सकता है महीने भर से ज्यादा का वक्त लगे, हो सकता है कोर्ट का आखिरी फैसला होने के बाद ही किया जा सकता हो। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने के लिए फैसला आने के 1 घंटे के अंदर ही कांग्रेस सांसद लोकसभा स्पीकर से मिल भी आए और जल्द से जल्द राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने की मांग कर दी। लेकिन इससे कुछ होगा नहीं। सदस्यता बहाल करने के लिए सबसे पहले कुछ प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। नियम के मुताबिक सदस्यता बहाल करने के लिए राहुल गांधी को लोकसभा सचिवालय के पास जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी को सबमिट करना होगा। अब सुप्रीम कोर्ट तो खुद ही कह रहा है कि यह अंतरिम रोक लगाई गई है, फाइनल फैसला आया नहीं, तो क्या यह अंतरिम रोक पर ही यह हो सकता है कि राहुल गांधी की सदस्यता जो है बहाल करने की मांग की जा सके? कानून के जानकार बता पाएंगे। राहुल गांधी को यह बताना होगा कि कोर्ट के आदेश में यह स्पष्ट है कि उनकी सजा पर रोक लग गई है। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ऑर्डर की कॉपी को देखेगा, नियमों को मैच करेगा और इस पर अपने हिसाब से निर्णय लेगा। लोकसभा सचिवालय के निर्णय के बाद ही राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो पाएगी। यानी वो कितना भी प्रयास करें, एक प्रक्रिया है जो राहुल गांधी के लिए भी सेम है, किसी और के लिए भी सेम है। लेकिन इतना जरूर है कि राहुल गांधी की वापसी से कांग्रेस पूरे जोश से भरी हुई नजर तो आ रही, पर इंडिया का जोश कहीं ठंडा ना पड़ जाए, जिसके कि आज संकेत भी नहीं। पाठशाला में अब नूह के दंगाइयों पर योगी आदित्यनाथ वाले चाबुक चलने का चैप्टर। आपको यह भी बताता हूं कि नूह की हिंसा का पाकिस्तान से क्या कनेक्शन निकला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाला चाबुक अब नूह के दंगाइयों पर चल गया है। जिस तरह से यूपी में उपद्रव और हिंसा करने वालों पर बुलडोजर से एक्शन होता है, उसी तरह से नूह के उपद्रवियों पर भी बुलडोजर एक्शन हो गया है। योगी मॉडल से क्राइम कंट्रोल का तरीका हरियाणा में भी अपनाया जा रहा है। आपको नूह में हुए बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें दिखाऊंगा और यह भी बताऊंगा कि नूह में जो हिंसा भड़की उसके पीछे पाकिस्तान का क्या कनेक्शन है। नूह में हिंसा के बाद स्थानीय लोग डिमांड कर रहे थे कि हिंसा करने वाले उपद्रवियों पर सख्त एक्शन लिया जाए। लोग मांग कर रहे थे कि उपद्रवियों के खिलाफ योगी मॉडल की जरूरत है। एक बार सुनिए लोगों ने क्या कहा था, फिर बताता हूं कि आज क्या हुआ है। योगी जैसी सरकार हो तो कुछ सफलता मिल सके शायद हमको। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम कल मैं अपनी बता देता हूँ, वो ही सही है। अपनी मैं बता देता हूँ, कल जैसे मैं परसों जब वो लड़ाई हुई थी, मैं ऐसे देखने चला गया था, पर कुछ लोगों ने ना पता नहीं, मैं ऐसे बुनियाद से गया था, क्या मेरा ये क्लावर टारगेट किया था क्या नहीं किया था। यानी लोग कह रहे थे भैया योगी मॉडल लाना चाहिए हरियाणा में भी। अब लगता है कि प्रशासन को भी समझ आ रहा है कि उपद्रवियों के लिए योगी मॉडल ही सही है, क्योंकि नूह के तावड़ू में प्रशासन ने अवैध रोहिंग्याओं की झुग्गियों पर बुलडोजर चला दिया है। नूह के तावड़ू में प्रशासन ने अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं की झुग्गियों को बुलडोजर से गिरा दिया। रोहिंग्याओं ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन पर झुग्गियां बना ली थी। इस दौरान बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बल और पुलिस जवान मौजूद थे। ये रोहिंग्या असम से हरियाणा आकर नूह में बस गए थे। रोहिंग्या झुग्गियों पर बुलडोजर चलना एक मैसेज है कि अब हिंसा करने वालों का इसी तरह से इलाज किया जाएगा। यहाँ पर मुझे बुलडोजर आया हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का, तो यहाँ पर इस तरीके से झुग्गियों को ढाया गया। बताया जा रहा है कि अतिक्रमण कर रखा है इस जमीन पर, जो कि हुड्डा का लैंड है और इसको लेके कई बार नोटिस सर्व किया जा चुका है। लेकिन यहाँ के लोगों की राय अलग है। इनका कहना है कि यहाँ पर हमें किसी तरह का नोटिस सर्व नहीं किया और यहाँ पर सरकार आई, प्रशासन यहाँ पर आया और उन्होंने यहाँ पर सीधा आके बुलडोजर जो है वो चलाना शुरू करा, अतिक्रमण हटाना शुरू किया। 2 बजे के करीब आए, बुलडोजर लेके आए, आके कुछ ना बस तोड़ते गए, एक तरफ से तोड़ते सारे तोड़ते गए। 1 मिनट का भी समय नहीं दी। अब आप लोगों को क्या बोला गया, यहाँ से जाने के लिए बोला गया है? हाँ, यह खाली करने के लिए बोला गया। उन्होंने बोला कि यह पूरा कंप्लीट खाली कर दो। कल तोड़ फोड़ के गया, बोला इधर रुकना ही नहीं है आप लोगों को, जो भी है आपका जल्दी उठाओ और यहाँ से जाओ। तो यहाँ के जो लोग हैं इनका कहना है कि करीब 30 से 40 झुग्गियाँ थी और उनको यहाँ पे गिराया गया है। कोई नोटिस सर्व नहीं किया गया, ऐसा कहना है यहाँ पे। लेकिन पुलिस को का एक अलग वर्जन है। पुलिस कह रहे हैं कि जो रोहिंग्या मुसलमान है उनकी एक बस्ती है, जो यहाँ पे बस्ती है, जो यहाँ पे लोग बसे हुए हैं इस तरीके से अवैध कॉलोनियों में, और जो हिंसा हुई है उसमें भी पुलिस की जो जांच निकल रही है उसमें सूत्र ये बता रहे हैं कि कुछ रोहिंग्याओं ने भी उस हिंसा के अंदर भाग लिया था, वहाँ पर हिंसा भड़काने की कोशिश की थी, वहाँ पर आगजनी करने की कोशिश की थी। फिलहाल जो हुड्डा कहना है कि उनकी रूटीन कार्रवाई है, क्योंकि उनका जो अतिक्रमण है, उनका लैंड है, उसको खाली करवाया जा रहा है।
नूह के तावड़ू में बुलडोजर एक्शन के पीछे दो बड़ी वजह है। पहली वजह तो यह है कि यहां पर अवैध रोहिंग्याओं ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ था। दूसरी वजह यह है कि इन पर नूह हिंसा में शामिल होने का आरोप भी है। आप देखिए कि तावड़ू में रोहिंग्या 4 साल से रह रहे थे। 1 एकड़ जमीन पर 250 झुग्गियां बनी हुई थी। इन झुग्गियों में 250 परिवार रह रहे थे। ये सभी कबाड़ का काम करते हैं। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को कुछ सुराग मिले। सूत्रों का कहना है कि कई रोहिंग्या युवक पथराव में शामिल थे। हरियाणा के सीएम खट्टर साहब ने भी कहा था कि नूह हिंसा में कुछ बाहरी लोगों के शामिल होने की भी आशंका है और अब जांच में यह बात सामने आ रही है कि असम के रोहिंग्या भी हिंसा में शामिल हो सकते हैं या हुए थे, ये सोर्सेस कह रहे हैं। हरियाणा सरकार अब हिंसा के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की संपत्ति भी अटैच करके नुकसान की भरपाई करने वाली। सुनिए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज क्या कह रहे हैं। हमारा करूँ अगर महंगाई प्रॉपर्टी को नुकसान करते हैं तो उसकी कीमत उनसे वो कानून हम लागू करते हैं। उपद्रवियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन के साथ ही हरियाणा सरकार अब सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर भी नकेल कस रही है, क्योंकि हिंसा भड़काने में कुछ लोगों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया था। भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट मामले में 7 एफआईआर दर्ज हुई हैं। इनमें से 4 आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। हिंसा वाले दिन 3 सोशल मीडिया अकाउंट से भड़काऊ पोस्ट हुए थे। शाहिद नाम के अकाउंट से 5 पोस्ट किए गए। आदिल नाम के शख्स के अकाउंट से 1 पोस्ट हुआ था। शायर गुरु घंटाल नाम के अकाउंट से 2 पोस्ट किए गए। बिट्टू बजरंगी के खिलाफ फरीदाबाद में एफआईआर दर्ज कर ली गई। इन सभी पर धारा 153, 153A, 295A, 504 और 292 के तहत एफआईआर हुई है। पुलिस सोशल मीडिया पर लगभग 2300 वीडियो की जांच कर रही है। नूह में हिंसा भड़काने वाले कुछ सोशल मीडिया अकाउंट पाकिस्तान से भी ऑपरेट हो रहे थे कहा जा रहा है। पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ है और जांच में पता चला है कि नूह हिंसा के दौरान एहसान मेवाती पाकिस्तानी नाम के सोशल मीडिया अकाउंट से भड़काऊ वीडियो पोस्ट किए। यह उसी अकाउंट की तस्वीर है। जांच के मुताबिक एहसान मेवाती पाकिस्तान के सोशल मीडिया के भड़काऊ वीडियो 31 अगस्त शाम 5 बजे नूह में वायरल थे। यह वही समय था जब हिंसा भड़क चुकी थी। एहसान मेवाती पाकिस्तानी के यूट्यूब चैनल पर 80,000 सब्सक्राइबर हैं। 273 वीडियो अपलोड किए गए। ज्यादातर वीडियो मेवाती मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने के लिए बनाए गए हैं। पुलिस के पास एहसान मेवाती पाकिस्तानी के लोकेशन भी है। वो पाकिस्तान में कहां से वीडियो अपलोड कर रहा था, यह सारी जानकारी पुलिस के पास है। एहसान मेवाती पाकिस्तान एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क के आईपी एड्रेस का इस्तेमाल कर रहा था। 27 जुलाई को एहसान मेवाती ने सरगोधा में भड़काऊ वीडियो रिकॉर्ड किया था। 1 अगस्त को एहसान मेवाती लाहौर पहुंचा और वहां से एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया। एहसान मेवाती के पास 2 मोबाइल फोन हैं जिससे उसने भड़काऊ वीडियो रिकॉर्ड किए थे। हरियाणा सरकार अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का मॉडल फॉलो करती दिख रही है। यूपी में सीएम योगी ने गुंडों, बदमाशों और माफिया के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल करने की खुली छूट दी। जो भी माफिया बदमाश जनता को परेशान करता है, सरकारी जमीन पर कब्जा करता है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, उसके खिलाफ बुलडोजर का प्रयोग किया जाता है। आज ही प्रयागराज में अतीक अहमद के गुर्गों की जमीन पर बुलडोजर चला। करेली में अतीक के गुर्गों की जमीन पर बने निर्माण को बुलडोजर से सपाट कर दिया गया। इसी जमीन को लेकर अतीक के बेटे अली पर केस भी दर्ज है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को ही एक इंटरव्यू में अपने क्राइम कंट्रोल के तरीकों पर बात भी की थी। सीएम योगी ने कहा था कि जो भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, हिंसा करेगा, उसकी आरती तो नहीं ना उतारेंगे। कोई निर्दोष मुस्लिम आके बता दे कि मैं निर्दोष था, मेरे साथ अन्याय हुआ है, कोई बता दे, कोई नहीं बोल सकता। और फिर न्यायपालिका तो सबके लिए खुली है ना। पर जैसे अगर किसी ने कानून तोड़ा है, जैसे ये माफिया के लोग हैं, पर उनका घर तोड़ना क्यों जरूरी पड़ गया? नहीं, अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया है तो उसके लिए क्या करूं? आरती लेके जाऊं, थाली सजाऊं उनकी, जब तक होता था। उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है? उत्तर प्रदेश की जनता यही चाहती थी कि उनको सुरक्षा मिले और इन गुंडा तत्वों पर, इन माफियाज पर सख्ती हो। बीजेपी को प्राप्त जनादेश इस सख्ती की ओर लगातार इशारा करती है, आम पब्लिक के सेंटिमेंट को इसके साथ जोड़ती है।
19 से 20% आबादी हो या 100% आबादी, कानून का राज सबके हित में है और वही समृद्धि का मार्ग भी आगे बढ़ाएगी। योगी आदित्यनाथ ताल ठोक कर बोलते हैं बॉस कि जो कानून का पालन कर रहा है, देश हित में सोच रहा है, उसके लिए सब अच्छा है, और जो गलत काम कर रहा है उसकी आरती तो नहीं उतारेंगे, चाहे तुम जिसको जितना चिल्लाना है चिल्ला लो। अब एडमिनिस्ट्रेशन का एक मोदी मॉडल है, एक योगी मॉडल है, लेकिन जब बात सनातन की होती है तो वहां एक बाबा बागेश्वर का मॉडल है। और क्या यह मॉडल अब कांग्रेस का काम आने वाला है? पाठशाला में अब बागेश्वर बाबा का चैप्टर। क्या बागेश्वर बाबा अब कांग्रेस को जिताने के लिए चुनाव में उतर गए? बीजेपी देखती रह गई और क्या बागेश्वर बाबा ने कांग्रेस की अर्जी लगा दी है? बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर खूब राजनीति हो चुकी है। हमने बिहार में ऐसा देखा है, हमने महाराष्ट्र में ऐसा देखा है। बागेश्वर बाबा पर खूब बोला भी गया, नेताओं ने खूब बयानबाजी भी की। महाराष्ट्र में कांग्रेस के एक नेता ने कह दिया था कि उनके दिव्य दरबार से अंधविश्वास को बढ़ावा मिल रहा है। बिहार में कुछ नेताओं ने बागेश्वर बाबा को पाखंडी तक बता दिया था और उन पर बीजेपी के एजेंडे को बढ़ाने का आरोप लगा था। लेकिन अब वो लोग क्या बोलेंगे जब उन्हें यह पता चलेगा कि बागेश्वर बाबा मध्य प्रदेश के उस छिंदवाड़ा में दिव्य दरबार लगाने वाले हैं, जो छिंदवाड़ा कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ का गढ़ है। और वहां वो किसके कहने पर गए ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन वो लोग, चाहे वो कांग्रेस के हों या वो नए नए गठबंधन इंडिया के हों जो पाखंडी बताते थे बागेश्वर बाबा को, अब वो क्या कहेंगे? छिंदवाड़ा में बागेश्वर बाबा के स्वागत में जो पोस्टर लगे हैं, उन पोस्टर में कमलनाथ की तस्वीर भी है भाई। इन पोस्टर्स में लिखा है कि दिव्य कथा आमंत्रण। पोस्टर में बाबा बागेश्वर के छिंदवाड़ा में कार्यक्रम की तारीखें लिखी हैं। पोस्टर लगवाने वालों में कांग्रेस के स्थानीय नेताओं का नाम भी लिखा हुआ है। यानी एक तरफ कांग्रेस के कुछ नेता दूसरे राज्यों में इन्हें अंधविश्वास का बढ़ावा देने वाले बाबा बता चुके हैं। कांग्रेस के सहयोगी दलों के नेता पाखंडी बागेश्वर बाबा कह चुके। और मध्य प्रदेश जहां चुनाव है, वहां कमलनाथ और दूसरे कांग्रेसी नेता पलक पावड़े बिछाकर बागेश्वर बाबा का स्वागत कर रहे हैं। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के गढ़ में बाबा बागेश्वर के दरबार का जो कार्यक्रम है वो कल से शुरू होने वाला है। दिव्य कथा से पहले कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों महिलाएं शामिल हुई हैं। हजारों महिलाएं सभा स्थल पहुंचकर कलश अर्पण करती दिखी। और आप जरा इस तस्वीर को देखिए, वहां क्या नाच गाना चल रहा है। और आप देखिए जरा सड़क, कांग्रेसी कमलनाथ के गढ़ में छिंदवाड़ा में बाबा बागेश्वर के श्रद्धालु सड़क घेरे हुए हैं। जबरदस्त पंडाल सज गया है। पोस्टर में कमलनाथ की फोटो लग गई है, यानी कांग्रेस बागेश्वर बाबा की जय जय कर रही है। यह देखिए जरा तस्वीर, किस तरह से पोस्टर में बाबा बागेश्वर और कमलनाथ दिख रहे हैं। अच्छा, कलश यात्रा के लिए जो नर्मदा जल है वो भी देने के लिए खुद कमलनाथ वहां दिख रहे हैं। बागेश्वर बाबा के लिए जो वहां पर जल जाना है, जरा ये तस्वीर देखिए। आयोजित कथा एवं कलश यात्रा, नर्मदा जल, और वहां खुद कमलनाथ पहुंचे हुए। यानी कमलनाथ जी और मध्य प्रदेश कांग्रेस पूरी तरह से नतमस्तक हो चुकी है उन्हीं बाबा बागेश्वर के सामने, जिन्हें कुछ लोग पाखंडी बताते हैं, उसी इंडिया गठबंधन के। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस कलश यात्रा की शुरुआत कमलनाथ ने नर्मदा जल के पूजन के साथ। इन तस्वीरों में कमलनाथ पूजा करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। बागेश्वर बाबा ने खुद बताया कि छिंदवाड़ा में उनके इस कार्यक्रम को कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ करवा रहे हैं। नकुल नाथ छिंदवाड़ा से सांसद भी हैं। सुनिए बागेश्वर बाबा। 5, 6 एवं 7 तारीख तक श्री जामसावली सरकार की कृपा से सिमरिया के श्री हनुमान जी महाराज के चरणों की दया से उनको कथा सुनाने के लिए समस्त छिंदवाड़ा के पागलों के लिए हम आ रहे हैं। आप सब भव्य दिव्य तैयारी करो भव्य दिव्य तैयारी। आ रहे हैं मुगदरधारी, हाँ, बागेश्वर धाम के बड़े ही प्रिय लाडले श्री कमलनाथ जी के सुपुत्र नकुल जी उस कथा के प्रमुख यजमान हैं, जो सिमरिया वाले श्री हनुमान जी के कृपा पात्र हैं, जामसावली वाले हनुमान जी के कृपा पात्र हैं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज को हम कथा सुनाने के लिए सिमरिया आ रहे हैं। सब लोग तैयार हो जाओ। अब आपको याद होगा
कि इसी साल फरवरी में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ खुद बागेश्वर बाबा से मिलने पहुंचे थे। बागेश्वर धाम पहुंचकर कमलनाथ ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया था। 13 से 19 फरवरी तक बागेश्वर धाम में बड़ा आयोजन किया गया था। कमलनाथ पूरे लाव लश्कर के साथ बागेश्वर धाम गए थे। दोनों की मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई थी। यह तस्वीर उसी वक्त की, आप देखिए कैसे कमलनाथ खुद वहां पहुंचे, हाथ जोड़े जोड़े पहुंचे हैं बागेश्वर बाबा से मिलने। और अब आप देखिए कि किस तरह से वहां पर बागेश्वर बाबा का जो छिंदवाड़ा में कार्यक्रम होना है उसके लिए तैयारियां चल रही हैं। और जरा उन तस्वीरों को आप याद कीजिए जब बागेश्वर बाबा को यही लोग कहा करते थे कि भाई ये तो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। अब आप जरा देखिए कि कैसे वहां पर सैकड़ों, कैसे मतलब पूरी सड़क पटी पड़ी है, पूरा छिंदवाड़ा पटा पड़ा है पोस्टर से। ये तस्वीर देखिए, जरा इसको फुल फ्रेम डालिए, दिखाइए लोग वहां किस तरह से इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। ये तस्वीर देखिए। अब ये चौड़ी सड़क जो है छिंदवाड़ा की, उसमें गाड़ी के लिए कहां जगह है भाई? गाड़ी तो धीरे धीरे रेंग रही है और इसलिए बागेश्वर बाबा की जय जयकार हो रही है छिंदवाड़ा में। नकुल नाथ ने यह कार्यक्रम रखा है जो कमलनाथ जी के सुपुत्र हैं। और सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या बागेश्वर बाबा अब कांग्रेस की पर्ची निकाल रहे हैं? क्या कांग्रेस मध्य प्रदेश में जीत के लिए बागेश्वर बाबा के हाथों अपनी पर्ची निकलवा रही है? और क्या बीजेपी मध्य प्रदेश में, जहां पर उसे इस वक्त कहा जा रहा है कि भाई वो तो हारने जा रही है, वो तो पीछे चल रही है, वो देखती रह गई और बागेश्वर बाबा की जो कृपा है वो कांग्रेस पर बरसनी शुरू हो गई? क्योंकि बागेश्वर बाबा की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, बड़ी संख्या में भक्त हैं, वो सनातन की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। ऐसे में अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा और मुख्यमंत्री पद का दावेदार कमलनाथ बाबा बागेश्वर के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, अपने इलाके में बाबा बागेश्वर की कथा का बड़ा आयोजन करवा रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कमलनाथ ने बाबा बागेश्वर की भक्ति दिखाकर बीजेपी को एक बड़े दांव से चित करने की कोशिश की है? क्योंकि आप याद कीजिए कि पटना में बाबा बागेश्वर का स्वागत करने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता पहुंचे थे। एयरपोर्ट से सांसद मनोज तिवारी खुद गाड़ी चलाकर बाबा बागेश्वर को लेकर गए थे। और यहां अचानक कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में बाबा बागेश्वर के लिए पूरा दिल निकाल कर रखती है। अब राहुल गांधी से यहां पूछा जाएगा कि बाबा बागेश्वर तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कमलनाथ जी उनका कार्यक्रम करा रहे हैं, तो क्या कांग्रेस भी हिंदू राष्ट्र में विश्वास करती है? अब बाबा बागेश्वर कांग्रेस को लिफ्ट करा पाते हैं या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अब उस लिफ्ट की बात जो आपसे जुड़ी हुई पाठशाला में, अब आपसे जुड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। आज दुनिया के 99% लोग सीढ़ी से चढ़ने की बजाय लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज आपको बताऊंगा कि बार बार लिफ्ट गिरने के हादसे क्यों हो रहे हैं। आप सुनेंगे तो शौक लगेगा। दफ्तर, घर, मॉल, कहीं भी लिफ्ट में चढ़ने से पहले आज ये चैप्टर पहले देख लीजिए। लिफ्ट गिरे तो क्या करना है, लिफ्ट फंसे तो क्या करना है, जिंदगी बचाने वाली जानकारी लेकर आया हूं। कहीं मत जाइए, पहले ये चैप्टर देखिए। आज की तारीख में लिफ्ट और एस्केलेटर, ये दो ऐसी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल इंसान घर में, दफ्तर में, मॉल में, एयरपोर्ट, कहीं ना कहीं तो कर ही रहा है। और लिफ्ट तो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतों में लाइफलाइन की तरह है। भाई कौन चढ़ता है भाई? यहां तो लोग अब आजकल फर्स्ट फ्लोर पे पैदल नहीं जाते, सीढ़ी चढ़ के नहीं जाते, लिफ्ट से जाते हैं। लोग कहते कौन 20 फ्लोर चढ़ेगा भाई? लेकिन आजकल जिस तरह से लिफ्ट गिरने की खबरें आ रही हैं वो शॉकिंग है। कल ही नोएडा के सेक्टर 137 की एक सोसाइटी पारस टियरा में लिफ्ट गिरने से एक महिला की मौत हुई। 42 साल की सुशीला देवी इस सोसाइटी में 8वें फ्लोर पर रहती थी और दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट में चढ़ी, लेकिन अचानक लिफ्ट की केबल टूट गई और लिफ्ट सीधा गिरते हुए पहले बेसमेंट में चली गई -2 तक। जब परिवार के लोगों को कुछ देर तक सुशीला देवी की जानकारी नहीं मिली तो उन्हें ढूंढा गया कि कहां है भाई। तब लिफ्ट जो है वो 25वें फ्लोर पर अटकी मिली। मतलब पहले वो गिरी और उसके बाद लिफ्ट फिर वापस ऑटोमेटिक 25वें फ्लोर पे चली गई। इसके बाद लिफ्ट के ऊपर लगे एग्जॉस्ट फैन के रास्ते से लिफ्ट में उतरकर महिला को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक तो उनकी मौत हो चुकी थी। सुशीला देवी हादसे के बाद करीब 45 मिनट तक लिफ्ट में फंसी रही। मौत की खबर आने के बाद पूरी सोसाइटी में हंगामा मच गया, क्योंकि लोगों की शिकायत है कि पिछले कई महीनों से सोसाइटी की लिफ्ट की मेंटेनेंस ही नहीं हो रही थी। और यह हाल किसी एक टावर का नहीं है,
यहां रहने वाले लोगों का आरोप है कि सोसाइटी की सभी लिफ्ट में आए दिन परेशानी आती ही रहती है। नोएडा की पारस टिएरा सोसाइटी में जो हादसा हुआ वो देश की किसी भी सोसाइटी में हो सकता है भाई। और मैं ये क्यों कह रहा हूं ये आपको आगे बताऊंगा। पहले वहां देखिए कैसे हंगामा हुआ है कल। पब्लिक भाई बहुत हंगामा की ऐसे कैसे हो रहा है बॉस, लिफ्ट गिरने से मरेंगे क्या अब हम? और सोसाइटी के लोग डरे हुए हैं सो अलग। एक बार वहां जो नारे लग रहे हैं वो देखिए और उसके बाद देखिए हमारी सहयोगी भावना ने पारस टिएरा में जब लोग जो रहते हैं उनसे बातचीत की तो वो क्या बता रहे हैं। मुर्दाबाद। तार टूटने की वजह से 8वें मंजिले से लिफ्ट में गिरने से एक बुजुर्ग महिला की मौत की घटना सामने आई है। ये घटना नोएडा सेक्टर 137 की है, जहां पारस टिएरा सोसाइटी में रहने वाली 24 टावर में 8वें मंजिले पे जब लिफ्ट में सुशीला देवी जो 70 वर्षीय थी, उन्होंने लिफ्ट का इस्तेमाल किया और वो जब लिफ्ट से नीचे आई तो लिफ्ट टूट गई और उनकी मृत्यु हो गई। फिलहाल यहाँ पर रहने वाले जो रेजिडेंट्स हैं वो काफी ज्यादा शॉक हैं, डर का माहौल है, क्योंकि ये पहली ऐसी घटना है सोसाइटी में जो सामने आई है। और साथ ही साथ उनका कहना है कि ये लापरवाही का मामला है, क्योंकि बिल्डर्स की तरफ से मेंटेनेंस की जिम्मेदारी यहाँ के AOA प्रेसिडेंट को दी गई थी पिछले 3 महीना पहले, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। परिवार के लोग इस वक्त सदमे में हैं और वो किसी से बात नहीं करना चाहते हैं। कैमरा पर्सन आमिल के साथ भावना किशोर, टाइम्स न्यूज़ भारत के लिए। ये बहुत ही गलत बात है, होना नहीं चाहिए। और मेरे भी पेरेंट्स हैं जो आते जाते हैं मॉर्निंग में वॉक करने, उनके साथ भी घटना ना घटे, क्योंकि मैनेजमेंट को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। अभी नहीं लिया तो फिर कभी नहीं लिया। और जिस तरह से कल हुआ है उसमें मोस्टली जो गलती है वो फैसिलिटीज की है। अगर वो टाइम पे एक्शन ले लिए होते तो ये सिचुएशन ना होती। मैं 15वें फ्लोर पे रहता हूँ और मैं सीधा नीचे ही आया, सीढ़ियों से आया। मतलब एक डर तो है, बहुत ज्यादा डर है ना, कि इस तरीके से इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। तो सबके मन में है, कोई लिफ्ट से नीचे उतर भी नहीं रहा, जो उतर भी रहा वो सीढ़ियों से ही आ रहा नीचे। तो है, प्रॉब्लम तो है मैम। दूसरी लिफ्ट को भी हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं अभी, और अब शायद हम लिफ्ट यूज भी नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की जो मैनेजमेंट है उन्होंने कभी लिफ्ट की मेंटेनेंस को ध्यान दिया ही नहीं। और खास तौर से जब बिल्डर यहाँ से किया है, लिफ्ट की सुपरविजन होता है, लिफ्ट की मेंटेनेंस होती है, और उसके बाद एक सर्टिफिकेट लगता है, वो सर्टिफिकेट भी मिसिंग है यहाँ से। तो मैं तो जो यहाँ का RW है और RW के जो प्रेसिडेंट और कमेटी है उनको जिम्मेवार मानूंगा। जिम्मेदारी किस किस की होती है ये भी आगे बताऊंगा। ये हादसा क्यों हुआ इसके बारे में भी समझाऊंगा कि लिफ्ट में हादसे क्यों होते हैं। लेकिन ये चैप्टर इसलिए खोलना पड़ा क्योंकि नोएडा में हुआ लिफ्ट हादसा किसी एक जगह की घटना नहीं है। ऐसे हादसे देश भर के अलग अलग शहरों में हो रहे हैं। कुछ दिन पहले पुणे की एक सोसाइटी में एक लिफ्ट अचानक गिर गई। गनीमत यह रही कि इसमें सवार 2 बच्चे बाल बच गए थे। जैसे ही ये बच्चे 10वें फ्लोर पर उतरे उसके बाद लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ और सीधे वो बेसमेंट में जाकर गिर गई। आप देखिए तस्वीर, बच्चे निकले हैं, दरवाजा बंद हुआ है और लिफ्ट धाड़ नीचे। बच्चों की किस्मत थी भाई। आप सोचिए अगर बच्चे कुछ सेकंड के लिए लिफ्ट में और रह गए होते तो इनके साथ भी वही हादसा होता जो पारस टिएरा में। देखिए दरवाजा बंद हुआ और देखिए लिफ्ट कैसे तेजी से नीचे गिरे। देखिए कैसे कांप रही है वो, क्योंकि लिफ्ट गिर रही है। कुछ महीने पहले 13 अप्रैल को ग्रेटर नोएडा में एक सोसाइटी की लिफ्ट में 8 लोग फंस गए थे। इस लिफ्ट में अचानक कोई खराबी आ गई थी जिससे लिफ्ट अटक गई थी। लिफ्ट में फंसे रहे लोग कई घंटों तक मदद का इंतजार ही करते रह गए। इसी तरह गाजियाबाद के IMS इंजीनियरिंग कॉलेज में लिफ्ट गिरने से 10 छात्र घायल हो गए। यह लिफ्ट 5वें फ्लोर से टूटकर गिरी थी। इसमें कुछ छात्रों को गंभीर चोटें आई। और इसलिए आज हमने यह चैप्टर खोला कि भाई ये क्यों हो रहा है, क्यों बार बार लिफ्ट गिरने की खबरें आ रही हैं, और अगर आप लिफ्ट में फंसते हैं, गिरते हैं तो क्या करना है यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपको यह समझाता हूं कि लिफ्ट अचानक गिर कैसे जाती है, वो कौन सी कमियां या लापरवाही हैं जो इन लिफ्ट को गिरा देती। इसके लिए आपको पहले समझना होगा कि लिफ्ट काम कैसे करती है। जो लिफ्ट होती है कैसे काम करती है इसको समझिए, तभी आपको समझ में आएगा
कि भाई आपकी लिफ्ट में कहां प्रॉब्लम हो सकती है। लिफ्ट में 5 पार्ट्स होते हैं। अब आप जैसे देखिए, मान लीजिए ये आपकी सोसाइटी है, एक मिनट, मान लीजिए ये आपकी सोसाइटी है, ठीक है, ये हो गई बिल्डिंग आपकी, ठीक है, जिसमें आप रह रहे हैं। अब इसमें जो है एक मान लीजिए लिफ्ट लगी हुई, ये है लिफ्ट, ये हो गई लिफ्ट, इसके अंदर 2 लोग सवार हैं और ये इसमें एक लोहे की केबल लगी होती है, लोहे की केबल, ये एक लोहे की केबल लगी होती है लिफ्ट में। अब इसमें ऊपर जो है वो एक इलेक्ट्रिक मोटर लगा होता है, ये है मोटर, जिसमें कि ये लिफ्ट की केबल जो है वो ऐसे जाके घूम के फिर आती है, ठीक है। अब इसमें एक काउंटर वेट भी होता है, एक ये हो गया, यहां से ये तार गया और ऐसे करके यहां पर एक काउंटर वेट लगा होता है, इसको कहते हैं काउंटर वेट। इसमें जो है वो लोहे के रैक्स होते हैं। अब भाई आप लिफ्ट में चढ़ गए, लिफ्ट ऊपर जाएगी कैसे, नीचे आएगी कैसे, तो इसमें जो है वो वजन रखा हुआ होता है और यहां पर जो है एक कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर, जो कि छत पर लगा होता है अमूमन। अब कहानी क्या, आप इसको समझिए। जैसे ही आप क्या करते हैं, लिफ्ट में आपने यहां पर हाथ निकाला और एक बटन दबाया, ये बटन जो है वो सबसे पहले सिग्नल भेजता है इस कंट्रोलर को। सिग्नल जाता है, कहां जाता है, इस कंट्रोलर में जाता है कि भाई मुझे 12वें फ्लोर पे जाना है या 12वें फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाना है, कहीं भी जाना है, यहां जाएगा। ये कंट्रोलर सिग्नल किसको भेजता है, ये मोटर को भेजता है कि तुम घूमना शुरू करो भैया। अब ये मोटर घूमना शुरू होता है और ये जो तार है ये ऐसे खींचती चली जाती है और ये जो है ये नीचे आएगा तो ये लिफ्ट ऊपर जाएगी, अगर लिफ्ट नीचे आ रही है तो ये ऊपर जाएगा, जिसको काउंटर वेट कहते हैं। अब समस्या कहां आती है, इसको समझिए। समस्या तब, अच्छा इसमें क्या है, यहां पे ब्रेक लगे होते हैं, इसको अगर आप देखेंगे यहां पर 2 इस तरह से ब्रेक लगे होते हैं, इसको कहते हैं ब्रेक मोटर में। जरा जूम करके भी दिखाइए, क्लोज शॉट दिखाइए। तो उसमें जब ब्रेक लगे हुए होते हैं तो जब जैसे ही आप दूसरे फ्लोर पे हैं और आपने कहा 8वें फ्लोर पे जाना है, तो ये ब्रेक यहां पे सट जाते हैं, तो ये जो मोटर घूम रहा है ये मोटर घूमना रुक जाती है। और जैसे ही आप कहते हैं कि भाई अब हमको यहां उतर गए, किसी और ने दबाया, फिर सिग्नल कंट्रोल पे जाता है, या तो ब्रेक खुल जाता है और उसके बाद जो है वो लिफ्ट फिर से चलना शुरू कर देती है। इसका वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन अब समस्या कहां आती है, समस्या तब आती है जब या तो ये जो आपकी लोहे की केबल है ये पुरानी पड़ गई, इसकी मेंटेनेंस नहीं हो रही है, इसमें जंग लग गया, ये कमजोर पड़ गई, ये टूटी, धड़ से गिर गए नीचे। मेंटेनेंस सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या आती है इस कंट्रोलर में, ये ठीक से रखरखाव नहीं हो रहा है, बीच बीच में चेक नहीं हो रहा है, ये सिग्नल ठीक से समझा नहीं, आपको कहीं से कहीं ले गया, अटक गया, फंस गया, हैंग कर गया, आप फंसे हैं लिफ्ट में। तीसरी समस्या आती है ये जो मोटर है, इस मोटर के ब्रेक में समस्या आती है, इसका ब्रेक जो है वो घिस गया। अब जिस ब्रेक को रोकना है वही घिसा हुआ है, जैसे आपकी साइकिल में होता है, जैसे आपके गाड़ी में होता है, वो ब्रेक अगर घिस गया वो रोक ही नहीं पाएगा, नहीं रोक पाएगा, धड़ से नीचे। यानी सारी समस्या इनकी जड़ 3 चीजों में है, लोहे की केबल, इस कंट्रोलर और इस मोटर के ब्रेक। लेकिन ये चीजें रुक सकती हैं। लिफ्ट के तार टूटने के अलावा, कैसे रुक सकती हैं अभी बताऊंगा, लेकिन लिफ्ट के तार टूटने के अलावा आपको वो हिस्सा भी दिखाता हूं जिसके खराब होने से लिफ्ट अचानक नीचे की तरफ गिरती है। दरअसल लिफ्ट के ऊपरी हिस्से पर लोहे की केबल को कंट्रोल करने वाला ब्रेक सिस्टम लगा होता है, जो आपको दिखा रहा हूं अब वीडियो के जरिए। जैसे ही जिस फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट का बटन दबाते हैं तब इसमें ब्रेक लगते हैं, लेकिन कई बार ये ब्रेक फेल हो जाते हैं, लिफ्ट फ्री हो जाती है। जिस तरह कार के ब्रेक फेल होने पर वो रुकती नहीं है, उसी तरह लिफ्ट के ब्रेक फेल होने पर वो नहीं रुक पाती और हादसा हो जाता है। आप सोचिए कि एक इंसान अपने जीवन भर की कमाई लगाकर फ्लैट खरीदता है, उसमें रहने के लिए हर महीने मेंटेनेंस फीस भरता है, इसके बावजूद लिफ्ट गिरने से उसकी मौत हो जाती है और पूरा परिवार तबाह हो जाता है। इसके अलावा आसपास के लोगों के मन में डर बैठ जाता है कि लिफ्ट का इस्तेमाल करें या नहीं करें। यही इस सोसाइटी में रहने वाले लोगों के साथ हो रहा है।
सबसे पहले आपको ऐसे हादसों से जुड़े उन लोगों के बारे में भी बताता हूं जिन पर इस लापरवाही की जिम्मेदारी बैठती है। भाई ये तार अपने आप नहीं ना खराब होगा, ये कंट्रोलर अपने आप नहीं ना खराब होगा, मोटर अपने आप खराब नहीं होगा। इस हादसे में पहली जिम्मेदारी बनती है AOA यानी अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन की। AOA के चुने हुए लोग ही पूरी सोसाइटी की सुविधा और सुरक्षा के इंतजाम करते हैं। लिफ्ट की देखभाल कौन सी कंपनी करेगी, कंपनी को कितना पैसा दिया जाएगा, कब कब लिफ्ट की मेंटेनेंस हुई है, ये सारा काम AOA के लोग जानते हैं। दूसरी जिम्मेदारी बिल्डर की बनती है। कई सोसाइटी में बिल्डर ही मेंटेनेंस का काम देखता है और ये चेक करता है कि सोसाइटी की स्ट्रक्चरल ऑडिट कब कब हुई, यानी सोसाइटी में लगी लिफ्ट और दूसरे उपकरण ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। तीसरी जिम्मेदारी लिफ्ट मेंटेनेंस कंपनी की बनती है। लिफ्ट की देखभाल करने के लिए कंपनियां हर सोसाइटी को मोटी फीस लेती हैं। इस हादसे में यह साफ है कि मेंटेनेंस कंपनी ने अपना काम ठीक तरीके से नहीं किया होगा। चौथी जिम्मेदारी बनती है शहर की अथॉरिटी की। यह अथॉरिटी चेक करती है कि AOA बिल्डर या लिफ्ट मेंटेनेंस कंपनी ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। अगर लोगों की शिकायत के बावजूद अथॉरिटी के अधिकारी एक्शन नहीं लेते तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ केस भी हो सकता है। यानी अपनी सोसाइटी में सिर्फ यह मत चेक कीजिए कि जिम ठीक से काम कर रहा है या नहीं और स्विमिंग पूल कब चालू होगा। यह भी चेक कीजिए कि आपके लिफ्ट की मेंटेनेंस हुई है या नहीं और अपनी सोसाइटी में लोगों से पूछिए कि दिखाओ जरा सर्टिफिकेट कब लास्ट मेंटेनेंस हुआ है लिफ्ट का। अगर आप लिफ्ट में फंस गए हैं तो क्या करें यह भी समझिए। सबसे पहले इमरजेंसी बटन दबाइए। अगर आप लिफ्ट में फंस गए, अगर फंसे हैं तो गिरने पर भी बात करूंगा। लिफ्ट के दरवाजे के पास लगे कंट्रोल पैनल में इमरजेंसी बटन होता है, इसका इस्तेमाल कीजिए। इससे सोसाइटी में लगे हूटर जोर जोर से बजने लगेंगे जिससे फंसे व्यक्ति की मदद मिल सकती है। बेवजह दूसरे बटन मत दबाइए, मतलब पैनिक में आके कुछ दबा रहे हैं, ये मत कीजिए। कई बार घबराहट में लोग कंट्रोल पैनल के सभी बटन दबा देते हैं, इससे तकनीकी दिक्कत हो सकती है। भाई ऊपर कंट्रोलर जो है वो वैसे ही हैंग किया हुआ है, आप 10 चीज और दबा दीजिएगा वो और गड़बड़ा जाएगा। इसके अलावा लिफ्ट फोन का इस्तेमाल कीजिए। कुछ लिफ्ट्स में इमरजेंसी के लिए फोन भी दिया होता है, ऐसे में फंसने पर इसका इस्तेमाल कीजिए। हूटर पर अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिले तो लिफ्ट में फंसा इंसान इंटरकॉम की मदद ले सकता है। कई लिफ्ट में PTT यानी प्रेस टू टॉक का बटन होता है जो सीधे सिक्योरिटी के मेन कंट्रोल रूम से जुड़ा होता है। तो मतलब वो बटन दबा के बोलिएगा तो सीधा उधर आवाज जाएगी। जबरदस्ती लिफ्ट के दरवाजे को खोलने की कोशिश ना कीजिए, इससे हालात और बिगड़ सकते हैं। बेहतर होगा किसी करीबी या उसके कंट्रोल रूम में सूचना देने की कोशिश कीजिए। अब सवाल यह है कि अगर लिफ्ट गिर रही है तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। देखिए, लिफ्ट अगर गिर रही है, अगर कम फ्लोर से गिर रही है तो आपको बहुत समय मिलेगा ही नहीं। अगर बहुत ऊंचाई से गिर रही है तो शायद आपको थोड़ा समय मिल जाएगा। ऐसी स्थिति में प्रयास ही कर सकते हैं आपकी पैनिक ना हो। लिफ्ट गिरने लगेगी तो पैनिक होना ही होना है, लेकिन फिर भी आप कर ये सकते हैं। बहुत कुछ आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन ऐसी स्थिति में लिफ्ट में अगर आप फ्लैट लेट जाएं और हाथ से सिर को बचाएं, इससे जमीन पर टकराते समय फोर्स का इंपैक्ट शरीर में एक हिस्से की बजाय पूरे शरीर में फैल जाएगा और हो सकता है कि आपको चोट कम लगे और आपकी जिंदगी बच जाए। मतलब ऐसे मुंह ढक के और ऐसा कीजिए, या तो साइड की तरफ पूरा लेट जाइए या फिर आगे की तरफ, लेकिन मुंह ढक लीजिएगा अगर आगे की तरफ लेट रहे। खड़े रहिएगा तब तो खत्म है मामला। अब किसमें उसमें भी बचेगा नहीं बचेगा कोई गारंटी नहीं, लेकिन उसमें चांसेस है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर लिफ्ट के जमीन के टकराने से ऐन पहले जंप कर जाऊं तो बच जाऊंगा। ऐसा नहीं है, आप ऐसा कर भी नहीं पाएंगे और गिरती लिफ्ट में खड़े रह पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप सीधे खड़े हो भी जाते हैं तो लिफ्ट के गिरने पर आपके पैर पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। लिफ्ट गिरने के हादसों में कानून बहुत कमजोर है, इसलिए अक्सर आरोपी को सजा कम मिलती है। आज हमने कुछ एक्सपर्ट से भी इस बारे में बात की, वो क्या कानून है उसके बारे में बता रहे हैं। आईपीसी की धारा 287 के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति नेग्लिजेंट एक्ट मशीनरी के साथ करता है तो उसमें वो जो नेग्लिजेंस है उसके तहत 6 महीने तक की सजा, 1000 का फाइन या दोनों हो सकता है। उसी तरह से जो 304 ये है, 304 एक कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस है, यानी नेग्लिजेंस से किसी की डेथ होती है और उस व्यक्ति के खिलाफ जो है ऐसा पाया जाता है, दोष सिद्ध होता है, तो 2 साल तक की सजा या फाइन दोनों हो सकता है। कानून बहुत कमजोर है, इसलिए जिनकी जिम्मेदारी है वो ज्यादा लोड नहीं लेते, लेकिन आपकी तो जिंदगी है, इसलिए लोड लीजिए और अपनी सोसाइटी में बाकी जगह कहीं जाते हैं तो जरूर चेक कीजिए कि लिफ्ट की मेंटेनेंस हुई है या नहीं हुई।